तो स्वागत है जी आपका एक बार फिर यूरो के जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं ग्रुप बी तक। ग्रुप बी यानी शुरुआत बेल्जियम से होनी चाहिए। हालांकि बेल्जियम के साथ रशिया, फिनलैंड और डेनमार्क भी आप देख रहे हैं। शुरुआत हम बेल्जियम से करेंगे, उसके बाद हम डेनमार्क की तरफ बढ़ेंगे, फिर रशिया और फिर आखिर में फिनलैंड की बात करेंगे। जिस तरह से हमें लग रहा है कि ये ग्रुप आगे बढ़ेगा, क्या चांसेस हैं यहाँ से 16 तक का सफर, या ये कहें कि भाई अंतिम जो सफर होगा कि भाई जब आपको 8 तक पहुंचना है, 4 तक पहुंचना है, उस तरफ तो सिर्फ एक ही टीम नजर आती है जो कि बेल्जियम की टीम है, जिसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि भाई इस बार हॉट फेवरेट है अगर इस टूर्नामेंट को लेकर कहा जाए, और इस टीम के पास वो सब कुछ है जो इसे चैंपियन बना सकता है। कई लोग ये भी कह रहे हैं जो फुटबॉल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, बेटिंग मार्केट में भी इस बात का बहुत दावा है कि फ्रांस और बेल्जियम के बीच ही फाइनल खेला जाने वाला है। तो क्यों ना बेल्जियम से शुरू किया जाए। और बेल्जियम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम अगली तस्वीर पर चले तो आपको पहली बात जो देखकर समझ आएगी कि क्यों बेल्जियम को इतना ज्यादा हॉट फेवरेट कहा जा रहा है। क्वालिफायर्स देखिए, 10 मुकाबले खेले हैं, 10 के 10 मुकाबलों में जीत है। और जिस तरीके से ये टैली रही है, मतलब कहीं ऐसा कहते हैं ना कि भाई पसीना तक नहीं बहाना पड़ा उन्हें इन जीतों को हासिल करने में। गोल्स लगातार दागे हैं, दमदार परफॉर्मेंस निकल कर आया है। और ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे के पूरे ग्रुप को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि अगर आप अदर ग्रुप्स में भी अगर इस तरह की चीज़ों को देखें तो आपको बहुत कम दिखेगा ये कि कौन सी वो टीम सही है जिन्होंने इतनी कन्विंसिंग तरीके से जो है क्वालिफायर्स में खेला। फीफा की तरफ से रैंक 1 मिला हुआ है इस टीम को, तो ये भी एक और बात है जो इस बात पर मोहर लगाती है कि क्यों हम इस टीम की दावेदारी पर इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर फ्रांस है फीफा की रैंकिंग में, नंबर 1 पर बेल्जियम है। अब नंबर 1 पर क्यों है, ये जीतें इतनी कन्विंसिंग क्यों थी, इसके लिए 2-3 खिलाड़ियों का जिक्र करना दिलचस्प हो जाता है। लेकिन जैसा हम बात करते हैं कि हम इस पूरे के पूरे जो जितने भी हमने प्रीव्यूज किए हैं, आप लोग बता सकते हैं यार 4, 5, 6, 7 अलग अलग टीमों में अलग अलग खिलाड़ी होते हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन एक खिलाड़ी जिस पर पूरी की पूरी बेल्जियम की टीम डिपेंड करने वाली है वो होंगे लुकाकू। अगर हम अगली तस्वीर की तरफ बढ़ें और इस पूरी की पूरी टीम को एक नजर में देखें तो एडन हजार्ड ऑफ कोर्स एक नाम है बड़ा। फिर वही कि यार आप इस पूरी की पूरी टीम में अगर बात करने पे चलो ना तो 6-7 नामों पर चर्चा, उस हिसाब से फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए हमने सिर्फ एक नाम उठाया, वो है रोमेलू लुकाकू। 24 गोल अगर आप सीरी ए में देखें, 28 साल की उनकी उम्र। और हमने देखा है यार, हालांकि एक नाम और है इसमें केविन डी ब्रुयने का, और उन्हें जिस तरह से अब हमने देखा है कि उनका जो परफॉर्मेंस रहा, हालांकि उनकी सर्जरी जो हुई है 2 बार हो चुकी है, और उनका एक तरह से कहते हैं ना कि भाई टाइम के अगेंस्ट उनकी पूरी की पूरी अब रेस है कि क्या वो पूरे तरीके से फिट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार सेंट पीटर्सबर्ग में इस टीम को अपने पूरे के पूरे मुकाबले खेलने हैं। तो वो भी देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस टीम की तैयारियां उस लिहाज से आगे बढ़ती हैं। एडन हजार्ड भी इंजरी, खराब फॉर्म आपने देखा ही है कि किस तरह से उनको भी उस तरह का अगर आप बीता सीजन देखें तो उस तरह से नहीं गया है। लेकिन फिर हमने देखा है कि लुकाकू का जो परफॉर्मेंस रहा है, चैंपियन बना देना अपनी टीम को, इंटर मिलान को सीरी ए में, और उसके बाद 24 गोल अकेले दम पर जो है वो मुकाबले जिताने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए इस टीम की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, इसलिए हम इन खिलाड़ियों की इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो मैंने कहा कि भाई इस खिलाड़ी के नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा है, ज़बरदस्त फॉर्म में है खिलाड़ी, और ये खिलाड़ी अपने दम पर ले जा सकता है बेल्जियम को फाइनल तक। फिर फाइनल में देखना दिलचस्प होगा। प्रेडिक्शंस के लिहाज से बात करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टीम इस बार का फाइनल खेलने जा रही है। ठीक है, ये हुई बेल्जियम की बात। अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है इस यूरो की। ऐसा मैंने सिर्फ 2 या 3 टीमों के लिए कहा है, इसके अलावा हम इंग्लैंड को बहुत बढ़िया देख रहे हैं इस बार। अगेन फ्रांस का एक नाम है, बेल्जियम का एक नाम है, जर्मन्स बहुत अच्छा है, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आगे बढ़ें और हमारी अगली टीम जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, डेनमार्क की टीम है। अगर आप देखिए ग्रुप डी में उस तरह का कंपटीशन नहीं था। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर खत्म कर रही है, जिसके लिए अभी भी ये शंकाएं हैं हमारे जहन में कि क्या 3 मैचेस से ज्यादा खेल पाएगी स्विट्जरलैंड की टीम। तो अगर आप पहली टीम जो कि क्वालिफाई करी है यहां से, उसके ऊपर ही सवाल उठाओगे तो फिर डेनमार्क को भी आप बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं दोगे। तो डेनमार्क 8 मैचेस खेलती है, 4 जीत 4 ड्रॉ है, हार उसके नाम नहीं रही है। लेकिन फिर वही, अगर आप इस ग्रुप को देखो तो इस ग्रुप में कोई भी ऐसी टीम नजर नहीं आ रही है जिसको लेकर के आप ये कहो कि हाँ यार ये इसमें से कोई शायद टीम अगर एक जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी, उसमें सिर्फ स्विट्जरलैंड का नाम सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन क्योंकि डेनमार्क के साथ अगर आप बाकी की टीमों को भी यहां पर देखें कि भाई रशिया एक है और एक फिनलैंड है, अगर इस पूरे के पूरे हम ग्रुप बी की बात करें तो फिर आप कहोगे यार डेनमार्क का चांस तो है यहां पर। तो इस वजह से डेनमार्क की मौजूदगी यहां पर बड़ी दिलचस्प है। और फिर खिलाड़ियों पर अगर हम आए, अगली तस्वीर पर चले, तो डेनमार्क को लेकर के जिन खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा, आप कैस्पर उनके गोलकीपर हैं, अच्छा अनुभव लेकर आते हैं, साइमन डिफेंडर में एक अहम भूमिका निभाते हैं।
लेकिन एरिक्सन जो है वो उनके लिए सबसे बड़ा खिलाड़ी होने वाला है। जैसा हम कहते हैं कि भाई इस टीम में क्रिश्चियन एरिक्सन का जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत दमदार उनकी परफॉर्मेंस को बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इंटर मिलान के लिए खेलते हैं और एरिक्सन का परफॉर्मेंस ही आपको बताएगा कि ये टीम कितना आगे जा सकती है। जैसा मैंने कहा कि अगर इस पूरे के पूरे अगर आप ग्रुप में देखें तो सिर्फ बेल्जियम के बाद क्लोज फाइट होगी, खास तौर पे दो टीमों के बीच। रशिया का क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा रहा था 2018 वर्ल्ड कप अगर आप देखो उसमें, और उसके बाद फिर यहां पर ये जो टीम है ये बताने के लिए काफी है कि भाई हम भी हैं, डेनमार्क भी है इन कॉम्पिटिशन। तो इसमें से देखना पड़ेगा कि एक बेल्जियम तो शॉर्ट क्वालिफाई करेगी, लेकिन दूसरी टीम जो होगी वो कौन सी होगी, इसमें एक दिलचस्प भिड़ंत देखने को मिलेगी। और इसमें भी अगर आप पूछें कि भाई कौन सा एक खिलाड़ी होगा, तो जैसा मैंने कहा क्रिश्चियन एरिक्सन जो है वो इस टीम के सबसे बड़े मैच विनर के रूप में निकलकर सामने आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये हुई डेनमार्क की बात। अब अगर हम डेनमार्क से आगे बढ़े तो अगली टीम रशिया की है, जिन्होंने होस्ट किया था 2018 वर्ल्ड कप। अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर रहा। खुद उनके जो उस वक्त राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी अपनी टीम का बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन किया। बाहर के देशों ने भी माना कि भाई न सिर्फ अच्छा होस्ट किया है उन्होंने, बल्कि अच्छा खेला भी है उस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। तो रशिया 10 मैचेस में 8 मैचेस जीती है। ये अपने आप में एक थोड़ी सी कमांडिंग पोजीशन है अगर आप दूसरी तरफ डेनमार्क का परफॉर्मेंस देखें या फिर फिनलैंड की बात करें। हालांकि फिनलैंड फिर उस लिहाज से पहली बार इतने बड़े टूर्नामेंट में आएगी, नई टीम है, एनर्जी जरूर होगी, लेकिन क्या उस तरह का रुतबा है, क्या उस तरह की क्वालिटीज है, क्या उस तरह की स्ट्रेंथ है उस टीम में, वो देखना अलग बात होगी। उसके बारे में तफसील से बात करेंगे आगे। लेकिन रशिया 10 मैचेस में 8 जीत। खास तौर पे अगर आप देखें स्कॉटलैंड एक अच्छी टीम थी यहाँ पे, साइप्रस का परफॉर्मेंस भी ठीक रहा था, और हालांकि कजाकिस्तान को भी आप इसमें देख सकते हैं और सैन मरीनो को भी आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन रशिया 10 मैचेस में 8 जीत, 2 हार उन्हें मिली। निश्चित तौर पर एक हार जो थी उनकी बेल्जियम के अगेंस्ट ही आई थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप क्वालिफायर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी नहीं रहे। आप इस तरह से इसको समअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, इनके खिलाड़ियों पर आए, तो अगेन फिर एक नाम जो आता है वो जो आप ऑर्टेम दूजा का नाम देख रहे हैं, भाई यही खिलाड़ी है जो बहुत एक दम लगाकर इस टीम को अगले राउंड तक पहुंचा सकता है। जैसा मैंने डेनमार्क के केस में भी कहा था कि डेनमार्क और रशिया के बीच दरअसल लड़ाई होगी, क्योंकि बेल्जियम तो आप मानेंगे कि फेवरेट्स है यहां से अगले दौर में पहुंचने के लिए, लेकिन डेनमार्क और रशिया के बीच लड़ाई यही होनी है कि आप पहले या हम पहले, कौन हम दोनों में से एकमात्र वो टीम होगी जो यहां से क्वालिफाई कर पाती है। तो रूबा के ऊपर उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप देखेंगे कि रशिया भी अच्छा करेगी शुरुआती मुकाबलों में, वरना फिर आप देखेंगे कि इस टीम के हिस्से, इन दोनों टीमों में से किसी एक के हिस्से तो 3 मुकाबले ही आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हुई जी रशिया की बात। और रशिया के बाद जो आखिरी टीम है इस पूरी की पूरी ग्रुप की, उसको आप देख रहे हैं, फिनलैंड की टीम है। फिनलैंड ने अगर आप देखें बाकी टीमों की तुलना में बेहतर किया है, क्योंकि इटली का भी इसमें जिक्र है, और इटली क्योंकि ग्रुप ए में है तो उसके लिए हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो वही अगेन आपको दिखेगा कि यार बड़ी टीमें इस पूरे के पूरे ग्रुप्स में नहीं दिख रही हैं, और ग्रुप जे की स्थिति भी वही है। तो फिनलैंड यहाँ पर है 10 मैच 6 जीत, हार कोई नहीं है, ड्रॉज कोई नहीं है, लेकिन हार जो है वो 4 है। तो ये आपको निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि चीजें इस टीम के लिए कैसी होने वाली है। हालांकि अगर आप पूरे के पूरे ग्रुप में देखें तो फिनलैंड को हर कोई सबसे कम अहमियत इसलिए दे रहा है क्योंकि भाई नई टीम है, उस तरह से बड़े मैचेस खेलने का जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर के किस तरह से आगे बढ़ेगी, तैयारियां किस लिहाज से हुई हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को बाकी टीमों की तुलना में कम मिलेगी। जैसे आपने बेल्जियम तो खैर अलग ही लेवल पे आ जाती है यहाँ पे, डेनमार्क और रशिया की तुलना में भी हम कह रहे हैं कि ये टीम फिर भी कमतर नजर आएगी। जो मैंने इस पूरी की पूरी टीम पर रिसर्च की उसको लेकर के मैं आपको बताऊं कि जो खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी जिनका नाम बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, एक खिलाड़ी जिनके बारे में लगातार बात हो रही थी उनका नाम था टीमू पुकी, और उनके बारे में भी चर्चा है। लेकिन बाकी अगर आप इस पूरी की पूरी टीम में नजर फिराओ, क्योंकि फॉरवर्ड्स में अगर आप देखो तो टीमू पुकी का नाम यहां पर आता है, लेकिन और बाकी अगर आप ढूंढने की कोशिश करो तो फिर एक नाम अगर शायद आपको कहीं निकलता हुआ मिलेगा तो वो शायद गोलोविन का नाम है, और उन दोनों के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा ये बताया जा रहा है। तो टीमू पुकी और गोलोविन के बीच अगर वो कोऑर्डिनेशन बनता हुआ नजर आया तो आप देखेंगे कि फिनलैंड जो है वो शायद एक तरह से कहते हैं ना कि भाई आपने वो कर दिया जो शायद किसी ने सोचा नहीं था। तो वो मुझे लगता है कि फिर इन दोनों के बीच हो सकता है अगर इन दोनों का तालमेल बढ़िया बैठा। वरना आप बताइए कि इस टीम में और कौन से दमदार खिलाड़ी हैं जो कि बेहतर इस टीम के साथ चीजें कर सकते हैं। तो ये था जी ग्रुप बी का जो एक तरह से
छोटा सा एक रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए कि किस तरह से चीजें होने वाली हैं इन टीमों के लिए। और खासतौर पर जैसा मैंने कहा, बेल्जियम मुझे लगता है कि फेवरेट्स होगी इसमें, और बेल्जियम के साथ आप रशिया और डेनमार्क में से किसको आगे बढ़ता हुआ देखोगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि मैं अभी डेनमार्क को रशिया से ऊपर रखूंगा। मेरे हिसाब से बेल्जियम और डेनमार्क के चांसेस ज्यादा हैं, रशिया और फिनलैंड के चांसेस थोड़े कम है। लेकिन फिनलैंड थोड़ा नीचे, लेकिन रशिया और डेनमार्क के बीच आप देखेंगे कड़ी टक्कर होगी अगले दौर में पहुंचने के लिए, और बेल्जियम तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। तो ये था जी ग्रुप बी का प्रीव्यू। आप लोग बताइए आप लोग किस तरह से देख रहे हैं और क्या बेहतर चाहते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक और एपिसोड बचा है, इसके बाद हम आपके लिए इस बार के यूरोज में भाई कौन से बेहतर खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करेंगे आप लोगों के साथ। जो डार्क हॉर्सेस हम कहते हैं भाई जिन टीमों को कि भाई ये टीमें अच्छा कर सकती है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रेकआउट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, ब्रेकआउट टीम्स के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत कुछ लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।